नीट की परीक्षा को लेकर क्या होगा? क्या ये परीक्षा रद्द होगी या इस परीक्षा में अगर कहीं कहीं गड़बड़ियां हुई हैं तो वहां पर एजेंसी अपनी कार्रवाई करेगी और फिर बाकी परीक्षा, बाकी जो नतीजे हैं वो मान लिए जाएंगे। यानी इसका फिर ओवरऑल इंपैक्ट ये होगा कि कुछ जगहों पर गड़बड़ियां स्वीकार करने के बाद बाय एंड लार्ज जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उसको मान लिया जाएगा। लेकिन क्या गड़बड़ियां हुई, पहले तो सरकार ये माने। अब धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, कल उन्होंने एक बड़ी लंबी विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें कहा कि मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले रहा हूं, जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं लगातार छात्रों के टच में हूं, किसी के साथ कोई अन्याय मैं होने नहीं दूंगा। उनसे सीधे पूछा गया लेकिन आपने तो पहले एनटीए को जिसने एग्जाम कराया आपने तो उनको क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कोई पर्चा लीक नहीं हुआ। तो उन्होंने ये उस बात के लिए भी कहा कि हां, मैं उस बात की भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन मैं चुनाव के नतीजों के दिन केवल से निकल के ही आया था। अगले दिन मुझ तक लिमिटेड जानकारी उस वक्त पहुंची थी, तब मैंने ये बात कही थी। लेकिन जब मेरे पास सारे फैक्ट्स आ गए, फिगर्स आ गए, तब मैंने ये कहा कि एनटीए में बहुत कुछ सुधार की जरूरत है और चाहे कोई बहुत बड़े पद पर भी हो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब इतना सब कुछ तो उन्होंने कह दिया, लेकिन नीट के एग्जाम का होगा क्या, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही अभी नेट का, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, उस पर भी उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ जानकारियां मिली थी केंद्रीय गृह मंत्रालय से कि डार्क नेट पर कुछ हुआ है इस पेपर के साथ और ये पेपर जो है कॉम्प्रोमाइज हो गया। हमने तुरंत एक दिन में 24 घंटे के अंदर फैसला कर लिया था। तो जो गलत होगा वो पाया जाएगा तो उस पर हम ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। अब नीट का लेकिन देखिए आगे क्या होता है। अब मैं आ रहा हूं इसके पॉलिटिकल पहलू पर। हुए नीट के इम्तिहान को लेकर राहुल गांधी ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो भी अभ्यर्थियों से मुलाकात उन्होंने की थी। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने अपना और माहौल मगल जो बनाया वो तो बनाया, फिर उन्होंने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये कहते थे ये मेरा 56 इंच का सीना है, मैंने जाके नापा तो नहीं है लेकिन अब लगता है 30-32 इंच का हो गया है। अब नरेंद्र मोदी से कोई नहीं डरता। सुनिए राहुल गांधी। राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर्स मेन एजेंडा इज द स्पीकर, सो ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट नीट, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ही इज बॉदर्ड अबाउट कि भैया मेरी सरकार निकल जाए यहां से और मेरा स्पीकर बन जाए। राइट, दैट इज वेयर ही इज राइट नाउ, दैट्स वेयर हिज माइंड इज। राइट, सो essentially the main thing is that we have a government now, right, and a prime minister now who will find it very difficult to function. The prime minister, if I might say so, is psychologically broken. He has collapsed, psychologically collapsed, and he will struggle. Knowing his personality, he will struggle to run a government like this because his entire sense of running a government, the idea of running a government, Mr. Modi's idea is to generate fear in people, to frighten people, to make people not speak. You're aware of that. Now what has happened is people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. Right? So it's very clear. The basic concept of Modi has been destroyed in this बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है। और अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, इम्पार्शल हुआ करते थे, वो आज इम्पार्शल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं और मीडियोकर लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिया गया है। इसका मेन कारण यह है किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए चुनाव से पहले अगर कोई मानना भी चाहता था, डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया। राहुल गांधी को सुना आपने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री साइकोलॉजिकली कोलैप्स कर गए हैं। अब इसको आप साइकोलॉजिकली कोलैप्स का मतलब क्या, हिंदी में क्या निकालें सर? कि मतलब मैं मतलब कोई व्यक्ति है वो कोलैप्स होगा नहीं, मेंटली अब वो फिट नहीं रह गए, मेंटली साइकोलॉजिकली कोलैप्स, टूट गए, मानसिक रूप से टूट गए। और उन्होंने कहा कि इनका सरकार चलाने का एक ही मंत्र था, भय, डर, लोगों को डराओ।
अब इनसे कोई डर नहीं रहा। अब हुआ था, तो फैक्ट है कि देखिए वाराणसी के अंदर जब कैबिनेट चल रहा था प्रधानमंत्री का, खुली वैसे ही चला था, इधर मकान, हजारों लोग थे दोनों तरफ, किसी ने एक चप्पल फेंक दिया उसके ऊपर। ये हमारे यहाँ तो इस तरीके के क्या कहें इनको, शरारती तत्व कहें, कुछ भी कालिख भी इनको लगाया गया है। सब होते हैं, नहीं कालिख लगा देता है, क्या कुछ कर देता है। कांग्रेस के मनमोहन सिंह पे नहीं फेंका गया, नहीं, चिदम्बरम पे नहीं फेंका गया। उससे मतलब कालिख उन्होंने लगाई निकाला। गई थी, कालिख लगाई गई थी कांग्रेस नेताओं को। उस कालिख एक घटना पोता से गया उन्होंने था। ये मतलब निकाला कि देश में अब मोदी जी से कोई डरता नहीं है। देखिए बहुत ही गलत मेरे ख्याल से इनकी जो सोच है, ये मोदी जी के प्रति जो प्रेम था या प्यार है लोगों का, उसको कहीं ना कहीं डर दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का, जनता का प्रेम है कि वो उनको पसंद करते हैं और या उनके प्रति जो है भाव रखते हैं। ये राहुल गांधी को हो सकता है वो डर लगता हो, ये राहुल गांधी की अपनी सोच है। मैं थोड़ा सा इस पे जिनको ये समझ नहीं टिप्पणी आता कि करना किसी चाहूंगा। नेता के प्रति लोगों का प्रेम भी हो सकता है। कल ही की घटना है, इसी पुलिस, यही नोएडा का, अजीत भारती नाम के एक व्यक्ति को कर्नाटक की पुलिस अरेस्ट करने आई थी। सही बात। अपराध क्या था कि राहुल गांधी के झूठ को उसने यूट्यूब पे डाल दिया था, और वो भी क्या, एक पुराने कांग्रेसी नेता जिन्होंने उसका जिक्र किया था उसी को वर्बेटम, उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो किया था उसी को वर्बेटम डाल दिया था। उस अजीत भारती को डराने के लिए आप अपने स्टेट में, आपका कांग्रेस का लीगल सेल जो है कर्नाटक में जाकर के केस फाइल करता है। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियां नहीं करती हैं, लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं दूध का धुला हुआ हूं, हमारी पार्टी, अरे आपकी पार्टी के पास तो वो चरित्र ही नहीं है। दूसरी बात, ये जो बात हमेशा की जाती है कि ये अपॉइंटमेंट और इसके कारण ये हो गया, अरे 70 साल तो कांग्रेस पार्टी ने गिरवी रख दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। किसी को पढ़ना चाहिए, रेड हैमर ऑन कैलकाटा यूनिवर्सिटी, संतोष भट्टाचार्य की किताब है। टेरर में वो आदमी एज ए वाइस चांसलर जिया है, सीपीएम की सरकार वही काम करती थी। अब तो वो कह रहे हैं सब जगह संघी बैठे हैं। अरे सुनिए ना, जेएनयू में कौन बैठा हुआ था? जेएनयू के जितने अपॉइंटमेंट्स है, वो जरा अपॉइंटमेंट का उसका पूरा इतिहास पढ़िएगा तो वहीं के एक प्रोफेसर ने लिखा है, पुस्तक निकली है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से निकली है, उसको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। चलिए ठीक है। सारे के सारे अपॉइंटमेंट कांग्रेस के आदमी उन्हीं लोगों का करते थे जो कांग्रेस के दलाल हुआ करते थे और जो दरबारी होता है। छोड़िए, तो वो प्रधानमंत्री की छाती नाप लाए। नहीं, इस पर 50 इंच की नहीं, 30 इंच की हो गई है छाती। नहीं, देखिए असली मुद्दा यही है। एक तो पहले कि बड़ा अच्छा लगा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली है। लंबे समय बाद सरकार के किसी व्यक्ति के मुंह से नैतिक जिम्मेदारी लेने का शब्द सुनाई दिया। ये आप लोगों का दबाव है, ये लोकतंत्र में जनता का दबाव है, बड़ा अच्छा है। अब उस नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए जो उम्मीद जनता कर रही है उस पर खरे उतरना चाहिए। लेकिन जो दूसरा पहलू है वो ज्यादा गंभीर है। मैं एक टिप्पणी, एक व्यक्ति पर बोल रहे हैं, पूरा कर लें। मैंने कहा था कि से देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को नीट ने सारी जानकारियां नहीं दी है, ये मैंने टिप्पणी की थी, बस इतनी कहना था बस। राहुल गांधी के पिताजी को लिट्टे के आतंकवादियों ने मार दिया। राहुल गांधी जी की दादी जी को सिख आतंकवादियों ने मार दिया। वो उनके किसी निर्णय से प्रसन्न नहीं थे, एक शांति सेना श्रीलंका भेजने और दूसरा ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन इस देश के लोग अपने प्रिय प्रधानमंत्रियों के उस निधन को, उस आतंकवादियों के द्वारा मारे जाने को बहुत संवेदनशीलता से देखते हैं। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के समय बाकायदा शास्त्री भवन के सामने, कृषि भवन के सामने ढेर सारे लोगों ने कहा कि इस मोदी का भी वही हश्र होगा जो हमने इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, तो ये कौन सी चीज है। आज राहुल गांधी कॉन्टेक्स्ट पे आ रहा हूं। आज राहुल गांधी चप्पल फेंकने की घटना पर कह रहे हैं कि जो पहले मारने की सोचता भी था, नहीं डरता था, आज वो डर खत्म हो गया है। आप इस संदर्भ को देखिए। और उसके बाद जब उनको समझ में आता है कि कितनी बड़ी अराजकता, कितनी बड़ी गलती कर गए, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि नहीं ये गलत हो गया, इस सुरक्षा में चूक है, इससे ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह कि आप अराजकता की हद तक जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से लोग डरते थे, उनको मारने से डरते थे, आज मार सकते हैं। और तब बाद में आपको समझ में आता है कि पीएम के काफिले पर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका गया वो कितना खतरनाक है, वो सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हो सकती है। आप ये भी भूल गए कि आपके परिवार के दो लोग आतंकवादी हमले में मारे गए
और उसके बाद आप लोग टीवी की बहस में कहेंगे कि शहादत हमारे परिवार की हुई, देश हमारा रीढ़ी। ये दोनों चीजें नहीं चल सकती। और मुझे लगता है कि छाती किसी की 56 इंच की हो या 30-32 इंच की हो, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जनता के आदेश से बैठ गया है, उसकी छाती इस देश की छाती है। और वो जो मैक्सिमम गर्व होता है, जो मैक्सिमम प्राइड होती है, उसके साथ वहां बैठता है। ये वाली बात बंद करनी चाहिए, अराजकता ठीक नहीं। एक्चुअली जरा अब इसके पीछे की जो उनकी सोच है या वो करना जो चाह रहे हैं, मैं राहुल गांधी ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। इस घटना को भी ले लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट एक चप्पल फेंक दिया गया प्रधानमंत्री के काफिले के ऊपर, या ये नीट का यूजीसी नेट का पर्चा माना गया कि गलत हो गया, उसके साथ उसको रद्द कर दिया गया, नीट की कंट्रोवर्सी चल रही है। ये साबित क्या करना चाहता है विपक्ष? ये कमजोर सरकार है। नरेंद्र मोदी अब वो नरेंद्र मोदी नहीं रहे जिनको आप ग्लोरीफाई क्या करते थे, जिनको आप टेफ्लॉन कोटेड माना करते थे, जो व्यक्ति कभी हार नहीं सकता, जो मतलब अजय है, वो अजय है और उस पर कभी कोई दबाव नहीं डाल सकता। अब ये वो बताना चाहते हैं कि नहीं, अब नरेंद्र मोदी एक आम इंसान है, कमजोर इंसान है, उसके सरकार में घपले हो रहे हैं, परीक्षाएं जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, दबाव उन पर पड़ रहा है, सरकार के अंदर उनके जो एलाइज हैं उनका दबाव पड़ रहा है। अब ये वो नरेंद्र मोदी नहीं रह गए। देखिए सरोज जी, पहली बात तो ये कि कल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि राहुल गांधी ने अपनी पत्रकार वार्ता में जिस तरह का जिक्र किया, और कहीं भी उन्होंने इस बात का भर्त्सना नहीं की कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस तरह से घटना घटी गई है। जब उनको बाद में ध्यान आया उसके बाद उन्होंने जरूर कहा, लेकिन पूरी पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जब ये कहा जा रहा है या सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि अब 56 इंच का चेहरा 36 इंच का हो गया है, सरकार पेपर लीक करा रही है, अब चूंकि जो परिणाम आया है 240 सीटें में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, कांग्रेस को 19 से ज्यादा बंपर सीटें मिल गई, कांग्रेस को भी नहीं थी कि वो 50 सीटें भी पाएगी, वो 99 सीटें पे चले गई। अखिलेश यादव 5 सीटों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको 37 सीटों पे वो चले गए। ममता बनर्जी को लग रहा था कि मैं किसी तरह से 2 आंकड़े में पहुंच जाऊं, वो 29 सीटों पे चली जाती है। तो विपक्ष को जो सीटें मिल गई यार, 234 सीटों का विपक्ष जब तैयार हो गया है, तो उन्हें लग रहा है कि अब सड़क पर हम संघर्ष कर सकते हैं और संसद में भी हम संसद में सरकार को घेर सकते हैं और संसद की कार्रवाई को भी बाधित कर सकते हैं। और देखिए अब तय सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 24-25 को तो शपथ ग्रहण होगा, सांसद होगा तो शांति रहेगी, 26 को स्पीकर का चुनाव होगा तो शांति रहेगी। उसके बाद आप देखना विपक्ष यह सत्र चलने नहीं देगा। यह सरकार के खिलाफ जितने मामले इनको जो सड़क पर ले रहे हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे नेट का हो, चाहे वो रेल दुर्घटना का हो, चाहे और कोई मामले हो, यह सदन को अब चलने नहीं देंगे। और सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या और चुनौती यही है कि वो टकराव तो अभी शुरू हो गया। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को चुना गया है, बीजेपी के सांसद हैं, वो 7 बार के सांसद हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास 8 बार का सांसद था। लीगल जो अपॉइंटमेंट होती है वो सबसे सीनियर मोस्ट सांसद की जाती है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर, तो उनको क्यों नहीं बनाया गया? ये तो प्रेरोगेटिव है मुझे लगता है सरकार का। देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई कन्वेंशंस नहीं तोड़े हुए या कांग्रेस ने किसी तो ये कोई नियम नहीं है ना, ऐसा कोई नियम नहीं। ठीक है, अब जरा मैं बढ़ना चाहता हूं नीट पे। अब जो बातें हुई हैं आगे उस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था वो आप सुन लीजिए। फिर अब इसमें चिंटू पिंटू की एंट्री भी हो गई है इस पूरे मामले की जांच में। कौन है चिंटू पिंटू आपको बताएंगे नीतीश चंद्र, हमारे सहयोगी जो पटना से लाइव हैं हमारे साथ। मैं उनके पास जाऊंगा, बस आप ये धर्मेंद्र प्रधान की कल की बात सुनिए, फिर चलते हैं नीतीश के पास। देखिए इसकी जिम्मेदारी तो मैं लेता ही हूं। देखो मेरे पास उस जिम्मेदारी से मैं हटने की कोई नैतिक जिम्मेदारी में लेता हूं। देश के भविष्य को सुरक्षित करना पड़ेगा, गुणवत्ता को मेंटेन करना पड़ेगा, पारदर्शिता को मेंटेन करना पड़ेगा, लाखों गरीब विद्यार्थियों की मेहनत को सम्मान करना पड़ेगा। बिहार सरकार की और भारत सरकार की कोऑर्डिनेशन व्यवस्थित था। कुछ विसंगति हमारे ध्यान में आई है, इसीलिए मैंने कहा कि वो सारा प्रक्रिया पूरा होने के बाद इस पूरा चक्र में जो भी जिम्मेदार होगा, जो भी कोई होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना, वो कह रहे हैं मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं जो कुछ भी गड़बड़ी हुई है। लेकिन गड़बड़ी कितने बड़े पैमाने पर हुई है? अब जांच दिल्ली में भी चल रही है और जांच बिहार में तो सबसे ज्यादा चल रही है। नीतीश, अब ये चिंटू पिंटू, संजीव मुखिया, ये सारे कौन, ये नए कैरेक्टर कहां से आ गए, कौन है ये? जी हाँ, बिल्कुल नए किरदार की एंट्री हुई है। नाम है चिंटू पिंटू और ये संजीव मुखिया जो इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो फरार चल रहा है, उनके ये चेले हैं। संजीव मुखिया नालंदा का रहने वाला है, नगर नौसा इलाके का, और इसी के ठीक बगल में कराय परसुराय एक इलाका है, वहाँ का चिंटू है। और हिलसा एक इलाका है नालंदा में ही, उसमें पटेल नगर का रहने वाला है पिंटू।
चिंटू और पिंटू ये दोनों उस दिन मौजूद थे लर्न प्ले स्कूल में जब परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर लीक होकर आना था। 5 मई को परीक्षा थी। 5 मई को सुबह 9 बजे चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उत्तर आता है। पिंटू पहले से प्रिंटर लेकर वहां मौजूद रहता है। पिंटू की ये जिम्मेदारी तय थी कि वो प्रिंटर लेगा और जैसे ही वो उसके पास चिंटू के पास प्रश्न पत्र आएगा, उत्तर आएगा, उसका प्रिंट निकालेगा। पिंटू प्रिंट निकालकर बच्चों को देता है और फिर प्रिंटर लेकर चला जाता है वहां से। बच्चे उसको रटते हैं और 2 बजे से चूंकि परीक्षा है तो जाहिर है तब भी उनको 5 घंटे का समय मिल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यदि प्रश्न पत्र के साथ उत्तर भी आया है 9 बजे तो उस उत्तर को सॉल्व करने में भी तो समय लगा होगा, चाहे वो कितना भी तेज तर्रार विद्यार्थी रहा हो जो सॉल्वर के तौर पर काम कर रहा होगा, कम से कम उसे 3 घंटे का समय उसे भी चाहिए होगा। तो जरूर 6 बजे के आसपास माना जा सकता है कि प्रश्न पत्र आ गया होगा। भले ही चिंटू के पास जहां रखा गया था छात्रों को उसके साथ उसके मोबाइल पर 9 बजे आया। तो चिंटू पिंटू की तलाश पुलिस कर रही है और चूंकि पिंटू और चिंटू ये 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए क्योंकि यदि इनकी बरामदगी हो जाती है मोबाइल की जिसमें प्रश्न पत्र आया था तो ये एक बहुत बड़ा साक्ष्य होगा पुलिस के लिए, ताकि इस पूरे केस को साक्ष्य के साथ जो है पुलिस साबित कर सके। अभी तक जो भी बातें आ रही हैं वो सिर्फ बयान के आधार पर आ रही हैं और वो भी वो बयान जो पुलिस ने पकड़े जाने के अगले ही दिन लिया था, ठीक परीक्षा के अगले दिन। तो वो बयान जो है पुलिस के सामने दिया हुआ बयान है। क्लियर कर दीजिए, ये वही मामला है जिसमें लड़कों को, ये वही मामला है जिसमें लड़कों को एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रखा गया था। एनएचएआई का है नहीं, एनएचएआई ये कह रहा है हमारा कोई गेस्ट हाउस, जिसका मतलब हाँ, जो गेस्ट हाउस में रखने वाला मामला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की पीएस ने वो कमरा बुक कराया था। ये सब उसी से जुड़ा मामला है या ये अलग है नीतीश? नहीं, बिल्कुल वही है। चूंकि जो गेस्ट हाउस की बात आ रही है वो एक्चुअली बिहार सरकार का जो आरसीडी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उसका वो इंस्पेक्शन बंगलो है। वो एनएचआईबी है, एनएचएआई उसको समझ लिया गया था। तो उस गेस्ट हाउस में चूंकि बच्चा जो ठहरा था अनुराग यादव नाम का जो परीक्षार्थी था, वहां से कहानी एक अलग टर्न ली। चूंकि उस पर रजिस्टर पर मंत्री जी लिखा था तो वो उसी का हिस्सा है, जो मैं कह रहा हूं पेपर लीक का ही सारा मामला है। लेकिन इसमें एंट्री हो गई चूंकि तेजस्वी यादव की उस नाते जब उस रजिस्टर में मंत्री जी लिखा था, पता चला मंत्री कौन है तो तेजस्वी यादव के पीएस है। तो ये सारी बातें आई और फिर इसमें राजनीति भी घुस गई। आप देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव पर जो है लगातार हमला किया गया और आज तेजस्वी यादव ने भी उसका जवाब दिया। कल सम्राट चौधरी के साथ एक अभ्यर्थी की तस्वीर जारी की गई आरजेडी की तरफ से। तो सियासत भी समानांतर चल रही है और दूसरी तरफ का क्या हुआ कि कमरा बुक तेजस्वी यादव की पीएस ने कमरा बुक किया था, वो पीएस कौन है? पुलिस उस पीएस तक पहुंची कि नहीं पहुंची? जी हाँ, इसमें चूंकि डिप्टी सीएम ने जांच करने का आदेश दिया था और जांच की रिपोर्ट भी आ गई और रिपोर्ट को उन्होंने कह भी दिया, मीडिया के सामने सारे तथ्य रख दिए और उन्होंने कह दिया कि रजिस्टर में जो मंत्री है वो तेजस्वी यादव के लिए इस्तेमाल किया गया है। और उसकी वजह यह है कि सिकंदर जो कि जूनियर इंजीनियर है उसके लिए जो कमरा बुक कराया था वो आदमी कौन था? प्रीतम कुमार, जो तेजस्वी यादव का पीएस है। तो इस तरह से ये बिल्कुल साफ हो गया और उसमें उन्होंने कॉल डिटेल भी प्रिंट आउट करके दिखाया मीडिया को कि कितने बजे फ़ोन आया। पहली बार 1 तारीख को आया, फिर परीक्षा के दिन 4 तारीख को आया। तो ये साफ हो चुका है कि ये कॉल आया था प्रीतम की तरफ से जो तेजस्वी यादव का पीएस है। और इसलिए अब कहा जा रहा है कि ईओयू उससे भी पूछताछ करेगी, प्रीतम से भी, क्योंकि प्रीतम का जो कनेक्शन है वो सिकंदर से दिख रहा है। और सिकंदर कौन है? तो सिकंदर इस पूरे जो पेपर लीक है उसमें सारे छात्रों को कोऑर्डिनेट करने वाला एक व्यक्ति है जो कि बिहार सरकार का अधिकारी भी है, जूनियर इंजीनियर भी है। और फिर इससे उसके साख की चर्चाएं होने लगी कि आखिर ये जो कनेक्शन है तेजस्वी यादव के घर से, परिवार से, उसके पीएस से, यही वजह है कि वो इतने दिनों तक नगर विकास में रहा, उसे इतने बड़े बड़े जो है प्रभार दिए गए। तो अब बहुत सारी कड़ियां इसमें जुड़ती गई हैं। मामला उलझता जा रहा है और बिहार में तो एक के बाद एक नए कैरेक्टर इसमें एंट्री करते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं इसके अंदर। देखिए मजाक में कहा जाता था ना, गुंडा बदमाश जो होता था कि उसके चिंटू पिंटू सब घूम रहे हैं चारों तरफ। हाँ, तो चिंटू पिंटू आज देखिए चिंटू पिंटू साक्षात हैं यहाँ और ये सचमुच गंभीर मसला है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो धर्मेंद्र प्रधान की हुई है, कल उन्होंने जो बहुत सी बातें कही उसमें एक बात वो बार बार कह रहे थे कि देखिए बिहार पुलिस सही ट्रैक पर है। यानी जो जांच है, जो पेपर लीक वाला मसला है, उसमें बिहार पुलिस सही ट्रैक पर है। अगर बिहार पुलिस उस रैकेट तक पहुंच पाए, हालांकि मैं ये नहीं मानता हूं कि सिर्फ वो बिहार में होगा,
ऐसा नेटवर्क देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगह पर होता है। लेकिन अगर एक कोई बड़ा मास्टरमाइंड पकड़ा है, क्योंकि यह संभव नहीं होता है कि अलग अलग जगह से पेपर लीक कराया जाए, होता एक ही जगह से है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सर लेकिन अब मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार पुलिस सही ट्रैक पर है। बिहार पुलिस तो ये सब कुछ कर चुकी थी 5 मई को, बिल्कुल, जिस दिन इम्तिहान हुआ उसी दिन वो कर चुकी थी। 4 मई को और 5 मई नहीं, को देखिए, एग्जाम 5 मई को तो इम्तिहान, उसमें थोड़ा आप समझिए, गिरफ्तार करने पहुंच गई। उसमें थोड़ा आप समझिए, उसको देश के लोगों को भी अच्छा आपने याद दिला दिया। ये मैंने सोचा था कि आज बोलूंगा, अच्छा हुआ। देश जब चुनाव में होता है ना, और जिस तरह से माहौल होता है, अभी सरकार उनकी बन गई होती है तो तेजस्वी यादव का नाम लेने का किसी के साहस होता? वही प्रीतम तो बता रहा होता कि कहां जाना है, किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है। विजय सिन्हा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, लेकिन उसके बावजूद भी ये साहस नहीं कि प्रीतम कुमार को बुला सके थाने और गिरफ्तारी हो। आप समझिए, देश में जब राजनीतिक माहौल चल रहा होता है, विशेष करके चुनावी वातावरण, उसमें कोई भी एजेंसी काम नहीं करती है। वो इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है नई सरकार आए, स्थिर हो जाए, और आने के बाद भी परिणाम, क्योंकि एक पार्टी को बहुमत नहीं था तो बहुत सी चीजें उसके लिहाज चलती हैं। जब सब कुछ क्लियर हो गया तब वो एक्शन में आया होगा, तब सारी चीजें होना शुरू होना तो नहीं चाहिए था, ये होना तो नहीं होना आदर्श वो चाहिए कि किसी भी वक्त अधिकारी काम करे, लेकिन होता यह है कि आदमी प्रतीक्षा। बिहार पुलिस ने केस क्रैक कर लिया कि पर्चा लीक हुआ, तुरंत एनटीए के संपर्क में आते, तुरंत एनटीए को बताते कि हमारे यहाँ ये हो रहा है। आज तक दोनों के बीच में मुलाकात ही नहीं हो पाई। जरा ये सोचिए, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, बिहार पुलिस ने एनटीए को बताया, कहा कि ये हमारे जले हुए इतने हाफ मिले हैं, मुझे मिलान करना है, जरा आपने जो पेपर अपना क्वेश्चन पेपर भेजिए, जरा उसको दे दीजिए, प्रति दे दीजिए, जरा हम उससे मिलान करा लें। बिहार सरकार ने 3 नोटिस भेजा, आज तक जवाब नहीं दिया है एनटीए ने। बताइए, मैं कह रहा हूं तो रैकेट सिर्फ बिहार तक नहीं है। राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि 2 दर्जन से ज्यादा उनकी सरकारों में पेपर लीक हुए हैं। चलिए सर, ठीक है। ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के सरकार का मामला नहीं है,